नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जम्मू के नगरोटा में आर्मी कैंप पर बड़ा हमला, 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी ढेर। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। बीजेपी सांसद और विधायक पार्टी अध्यक्ष को देंगे बैंक लेन देन की जानकारी। भारी अवरोध के बीच लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने कहा काला धन होगा खत्म। विपक्ष ने की मनी बिल के प्रावधानों में संशोधनों की मांग। और बीजेपी गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान। बीजेपी ने बताया नोटबंदी के पक्ष में जनादेश। साथ ही 4 साल बाद हाजी अली दरगाह में महिलाओं का प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुले दरवाजे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महिलाओं को ड्रेस कोड से छूट। और अब पहली खबर। अवरोध के बीच लोकसभा ने आज कराधान संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पास कर दिया। सरकार ने इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया ताकि राज्यसभा में अटकने का खतरा न रहे। विपक्ष ने अवरोध के बीच बिल पारित कराने का विरोध किया और पहले नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कराधान संशोधन विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कालाधन और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मददगार होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जो लोग अवैध कमाई का खुलासा करेंगे उन्हें 50% टैक्स देना होगा। वहीं काला धन का खुलासा नहीं करने वालों को 85% तक टैक्स और जुर्माना भरना होगा। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों की मांग थी कि विधेयक पर चर्चा नोटबंदी पर बहस के साथ कराई जाए। वो एडजर्नमेंट मोशन को अगर आप परमिशन दिए तो बिल वो दोनों मिलके कर सकते हैं। उसको भी वोटिंग होना चाहिए और इसके लिए भी वोटिंग होना चाहिए। तो इसीलिए अगर दोनों को मिला दिए, अमेंडमेंट पे तो वोटिंग दोनों का संगम कर दीजिए। So what I would propose to consider that if this bill and this motion or the demonetization issue, if those two can be clubbed together and the discussion can start. First, let us take the discussion on demonetization issue first. And then we can have a structured deliberation on this taxation bill, which is necessary. स्पीकर ने विपक्ष के कुछ संशोधन खारिज कर दिए क्योंकि इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। कांग्रेस और आरएसपी सांसदों ने इस पर भी सवाल उठाया। That means that anticipating the president has been brought here controversially. Anticipating president's assent within a span of 1 hour. Is it possible, Honorable Finance Minister? I would like to know from the Honorable Finance Minister whether the recommendation in writing has been obtained from His Excellency the President of India, so that I am getting an opportunity to move my amendments, whether it is withholding, whether it is assented or it is rejected. इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले नोटबंदी पर विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की समय सीमा 30 दिसंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के पास भरपूर नकदी मौजूद है। सरकार ने 100 रुपये के नोटों की आपूर्ति पहले ही बढ़ा दी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को छोटे नोटों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। तो राज्यसभा में 9वें दिन भी नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा रहा।
वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से मंगलवार को भी चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा है। साथ ही विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सरकार इतने अड़ियल रवैये पर इतना तानाशाही वाला रवैया क्यों अपना रही है? कुमारी मायावती जी, माननीय उपसभापति जी, हम ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से, क्योंकि जो नोटबंदी पर जो चर्चा हो रही थी वो अभी पूरे जिस चर्चा पर बहस हो रही थी, तो जो चर्चा हो रही थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और तो चर्चा शुरू करो, चर्चा शुरू करो, प्रधानमंत्री जी को चर्चा शुरू करो। आना चाहिए। सर, संपूर्ण सदन चाहता है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए। प्रधानमंत्री जी आई एम सॉरी के अंतर्गत सदन में आमंत्रित कर रहे हैं। आई नो देयर इज नो पॉइंट इन माय। सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने पर जोर दिया। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का भी आरोप लगाया। Prime Minister will come to I tell you, has anyone replied? They don't want the truth to come out. They are worried. Their Bandh was a fraud yesterday. Their Akros also became a fraud. Akros and Bandh became a fraud. They are divided. They are divided, sir. They are divided. उपसभापति ने गतिरोध खत्म करने और चर्चा जारी रखने की अपील की। Now I am requesting the honorable members to go back to your seat. Start the discussion. We can have discussion. Finance Minister is already there. It is already said that PM will come and intervene. What more you want? Actually, you don't want discussion. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी सांसदों के वेल में आने की वजह से सदन की कार्यवाही में गतिरोध आया। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार 30 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। विनोद जी, आपने देखी हैं तमाम प्रोसीडिंग्स जिस तरह से होती हैं पार्लियामेंट में, और फिलहाल जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है वो ये है कि टैक्सेशन बिल को जो है मनी बिल की तरह पेश किया गया। इस पर विपक्ष को बहुत एतराज़ है। इससे पहले कि हम आएँ कि डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर कि कैसे प्रधानमंत्री को पेश होने या उनके बयान की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ये बात जायज़ है कि क्यों राज्यसभा की अनदेखी हो रही है? नहीं, बात तो जायज़ है, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल क्यों है? ताकि पुख्ता कानून बने। जो चीज़ें अगर कोई लोअर हाउस में कोई चीज़ें कुछ कमी रह गई है तो अपर हाउस उसको पूरा कर दे अपने विवेक का इस्तेमाल करके, या फिर अगर पहले बिल अपर हाउस में आया है तो लोअर हाउस अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको एक उम्दा कानून के रूप में अपनाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपर हाउस में, राज्यसभा में जो सरकार आज के दिन है उसके पास बहुमत नहीं है, और लोअर हाउस में उनके पास बहुमत है, और कई ऐसे बिल भी मनी बिल बना के लाए गए हैं जिन पे बहस हो सकती है तो क्या वास्तव में वो मनी बिल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज ये टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पारित किया गया लोकसभा में, वो याद दिलवाता है कि पहले जब यूपीए के कार्यकाल में भी ऐसा गतिरोध हुआ करता था, और एक बार तो जो प्रेसिडेंट का जॉइंट सिटिंग में जो एड्रेस था उसको भी 2 स्पीचेस के बाद पारित किया गया, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है हमारी पार्लियामेंट में। वहाँ पर बहस होनी चाहिए, और सरकार को बहस करवाने में ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राज्यसभा में क्यों ये गतिरोध है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ये है कि प्रधानमंत्री आएँ और लोग जो कह रहे हैं उसके बाद उसको सुने। लेकिन क्या मनी बिल को लेकर संविधान में क्या स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से भी ये बात होती है? क्योंकि विपक्ष आज मांग ये कर रहा था राज्यसभा में कि अनुच्छेद 110 में जो है संशोधन की जरूरत है फिलहाल। देखिए ये बहस है। ये जब बहस ही नहीं होगी सदन में तो इस पे आदान प्रदान कैसे होगा विचारों का? और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी, देखिए सरकारें निरंतर कई सालों से सरकारें अपने आप को पार्लियामेंट में अकाउंटेबल बनाने में गुरेज करती हैं, और इसलिए हमारे जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स भी हैं वो परस्पर उनमें कमी आती जा रही है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि
उसका जो लाया हुआ कानून है उसमें कोई अमेंडमेंट्स ऐसी पास हों जो कि विपक्ष चाहता है। तो इसलिए इस पे तो विचार करना पड़ेगा। और अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, अगर पार्लियामेंट में गतिरोध ही काम है, तो फिर हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मुस्तकबिल है इस देश में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से दलील ये है कि विपक्ष अब विपक्ष के तौर पर सिर्फ एक तरह से रुकावट, अवरोध पैदा करने का काम कर रहा है। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव जो है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा कोई योगदान नहीं है कि सिर्फ आप जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अवरोध के लिए। ये सत्ता पक्ष का आर्गुमेंट है। देखिए, हमेशा से होता रहा है, विपक्ष का काम विरोध करना है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर आप किसी पॉलिसी इनिशिएटिव के खिलाफ है, तो विपक्ष अगर उसके खिलाफ है तो उसको ऑल्टरनेटिव सुझाव देने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पार्लियामेंट का मकसद ये है, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन विरोध और उसके साथ साथ आप कोई क्रिएटिव बात बताएं सरकार को कि आपके कानून में ये कमी है, या इस कानून के बजाय आप इस तरह से इसको लाएंगे तो सदन में एक राय बनेगी और जनता के लिए भी अच्छा होगा। जैसे कि एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था, जब वो मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शायद, उन्होंने कहा कि मुझे जब भी वाम दल जो है वो कोई इंटरवीन करते हैं, किसी बात पे एक्सेप्शन लेते हैं, तो मुझे उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मैं पॉलिसी उसके बाद बनाता हूँ उनके सुझाव पे बेस करके, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल और इंक्लूसिव होती है। विनोद जी, आखिरी सवाल समय चूंकि मेरे पास कम है कि जिस तरह से बाकायदा जिद पर अड़ा हुआ है विपक्ष के, प्रधानमंत्री को बयान देना होगा, सत्ता पक्ष की भी एक तरह से जिद ही लगती है कि हाँ जब ज़रूरत होगी तब देख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्रोसीडिंग के दौरान प्रधानमंत्री बोलें। हालांकि संसद चल रही है और संसद के बाहर वो बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ विपक्ष ठीक है या फिर वाकई प्रधानमंत्री ने दूसरा भाषण आज दिया है और सदन के परिसर में, पार्लियामेंट के परिसर में, और मैं समझता हूँ अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा में आएंगे तो उनका कद बढ़ेगा, उनकी गरिमा में इजाफा होगा। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और एक तरह से हर प्रधानमंत्री वो जो पार्लियामेंट के गर्भ से निकला हुआ एक बच्चा होता है, पार्लियामेंट की क्रिएशन होता है, वो पार्लियामेंट का लीडर है। तो मैं समझता हूँ कि लीडर को अपन जो वहाँ पर मेंबरान हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनके सुझाव सुनने चाहिए। सरकारों को जो सरकारें विपक्ष के सुझाव सुनती हैं, इत्मीनान से सुनती हैं, वो सरकारें सक्सेसफुल रहती हैं। अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मेक्स अ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी आपका। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। धन विधेयकों के मामले में उच्च सदन की उपेक्षा का मामला आज राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने धन विधेयकों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 110 में संशोधन की ज़रूरत बताई और इसके लिए सांसदों की कमेटी के गठन की भी मांग की। हालांकि आसन ने साफ किया कि संविधान में धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल साफ है। सारे अखबार, सारे मीडिया, धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियों का मामला एक बार फिर सदन में उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की भूमिका नगण्य है, लेकिन इसकी समीक्षा की जरूरत है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कमेटी ऐसी बना दीजिए जो कम से कम इस पर विचार कर ले कि भविष्य में इस सदन की गरिमा रखने के लिए आखिर एक संविधान के अनुच्छेद 110 में कोई अमेंडमेंट कराना है, कोई बदलाव कराना है, नियमावली में कोई बदलाव कराना है, तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि कोई आप रूलिंग दे दे। बिल को पहले उन्होंने मनी बिल कर दिया जिसपे ऑब्जेक्शन है इस सदन को, कि राज्यसभा को अंडरमाइन करके राज्यसभा की गरिमा कम करके उसको पास करती, तीसरी बार हो रहा। तो अभी से कुछ करना चाहिए। तो कमेटी का सुझाव है, हम सब इसका समर्थन करते हैं कि राज्यसभा की गरिमा गिराई जा रही है, कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े निजी विधेयक के मामले का हवाला दिया। हालांकि आसन की ओर से साफ किया गया कि संविधान में धन विधेयक के बारे में साफ निर्देश दिए गए हैं। The leader of the house said it is a money bill. It was referred to the speaker. The speaker said it's not a money bill. And yet, one second, and yet you give a ruling. Yes. You give a ruling. Ramesh, that the Secretary General of the Lok Sabha I am not going to discuss that. The Ministry of Law not. I am not going to allow discussion on that. It is a money bill. Mr. J.R.R. Ramesh, what is a money bill and what is not a money bill is very well clearly defined in the Constitution. You also on this? No, yeah. दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार ने आय की घोषणा के बारे में कुछ छूटों से जुड़े विधेयक को लोकसभा में सोमवार को पेश किया था। मंगलवार को इस कराधान संशोधन विधेयक को मंजूरी भी मिल गई।
ये विधेयक धन विधेयक के तौर पर लोकसभा में पेश किया गया। इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ये थी हमारी पहली खबर। बीजेपी के सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच के बैंक लेन देन की जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयकर कानून में संशोधनों से गरीबों से लूटा गया धन उनके कल्याण पर खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी सांसदों और विधायकों से बैंक लेन देन की जानकारी देने को कहा है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच की ये जानकारी 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपनी होगी। प्रधानमंत्री ने आयकर संशोधन विधेयक पर भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संशोधन से गरीबों का पैसा उनके कल्याण पर खर्च हो पाएगा। काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 8 नवंबर से पहले के लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। ये बताएं हमें कि 8 नवंबर से पहले कितना सांसदों ने पैसा जमा किया था या पार्टी ने पैसा जमा किया था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था। ये बताते तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री सच्ची संजीदा हैं इस इशू पे। लेकिन ये 8 नवंबर के बाद तो उनको भी मालूम है कि सब कुछ तो पहले ही हो चुका था। अगर करना ही था तो ये पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेताओं के, छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए, न केवल उनके नेताओं का बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अगर आयकर कानून में संशोधन करना था तो फिर नोटबंदी की क्या जरूरत थी। जितनी देश में करेंसी चल रही थी पहले, उतनी करेंसी मिल गई है और टैक्स एक्स पैसे का नहीं मिला है। क्या इनके पास जवाब है? पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि नोटबंदी की जानकारी बीजेपी के कुछ नेताओं को पहले से ही थी। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी का विरोध करने वालों को ये जनता का जवाब है। महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव के नतीजे बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में आए हैं। अब तक 147 सीटों में बीजेपी को 52, शिवसेना को 24 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास की राजनीति की जीत बताया है। ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का यहाँ पूरा गढ़ था। ये सेना आणि शिवसैनिकांवरती विश्वास ठेवून जनतेने जे भरघोस यश आमच्या पदरात टाकले त्याच्याबद्दल खरंच मी तमाम जनतेला धन्यवाद देतोय। गुजरात में भी जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिका की 125 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। 125 में से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। एक बड़ा विजय है। जन समर्थन मोदी जी के साथ है, ये उससे फलित होता है। वापी नगर पालिका की कुल 44 सीटों में से बीजेपी ने 41 पर जीत दर्ज की। वहीं सूरत की कनकपुर नगर पालिका में 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली है। गोंडल तहसील पंचायत का चुनाव भी बीजेपी के खाते में गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू में आतंकियों के 2 अलग अलग हमले में सेना के 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने नगरोटा में सेना के 16वें कोर मुख्यालय पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। वहीं सांभा सेक्टर में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया।
आतंकवादियों ने मंगलवार को जम्मू में नगरोटा के निकट सेना के 16वीं कोर मुख्यालय में आत्मघाती हमला किया। इसमें सेना के 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए। जो इनिशियल फायर फाइट हुई, उस फायर फाइट के दौरान हमारा 1 अफसर और 3 जवान जो है वो शहीद हो गए और इन उग्रवादियों को एक जगह में हमने लोकलाइज कर दिया था। उसी दौरान जो है हमारे कोई 12 जवान और 2 लेडीज और 2 बच्चे जो थे 2 अलग अलग बिल्डिंगों में उस समय थे। उस कार्रवाई के दौरान जो है हमारा एक और बहादुर अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हमारे टोटल 2 अफसर और 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 3 उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। वहीं सांबा सेक्टर के चमलियाल में बीएसएफ ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ करते देखा। उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए और एक जवान घायल हो गया। BSF not successfully contained and eliminated these terrorists. These militants could have caused massive damage in the mainland. It was only because of BSF multi-tiered security cover that this calamity was averted effectively. The matter is under investigation and the area is being searched and sanitized. हमले के बाद माता वैष्णो देवी, कटरा और इसके आसपास अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधमपुर में चौकसी बढ़ाकर वाहनों की जांच की जा रही है। श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि आतंकियों की ये हरकत पाकिस्तान की हताशा को दिखाती है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को वो प्रकट कर रहा है। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। अगर नहीं समझेगा, जिस भाषा में वो हमसे बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उधर सांबा जिले में तलाशी अभियान के दौरान हुए विस्फोट में बीएसएफ के एक डीआईजी और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इससे पहले सोमवार को कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटने के बाद पहली बार आज महिलाओं ने दरगाह के अंदर प्रवेश किया। देश भर से करीब 400 महिलाओं ने आज दरगाह में जाकर चादर और फूल चढ़ाए। 2 साल पहले भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन ने दरगाह के मुख्य हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। ये पाबंदी 2012 में लगाई गई थी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दरगाह के अंदरूनी हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए लागू ड्रेस कोड हटा दिया गया है। पहले महिलाओं को मंदिर जाने के लिए शलवार कमीज के ऊपर धोती पहनना ज़रूरी था। अब महिलाओं को पूजा अर्चना के दौरान शलवार और चुनरी पहनने की इजाज़त होगी। केरल हाई कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को लागू ड्रेस कोड में छूट देने का आदेश दिया था। मंदिर प्रशासन के मुताबिक देश भर से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं ने भी पहनावे में ढील देने की अपील की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के पास एक कार्यक्रम में जनरल राहिल शरीफ से बाजवा को ये जिम्मेदारी मिली है। जवानों ने जनरल शरीफ और जनरल बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ कई हस्तियां मौजूद थीं। जनरल शरीफ ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि वो पाकिस्तान के धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर समस्या के समाधान को अहम बताया। कोलंबिया में हुए एक विमान हादसे में 76 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक चार्टर्ड विमान से हुआ जो ब्राज़ील के फुटबॉल क्लब की टीम को कोलंबिया के मेडलिन शहर ले जा रहा था। विमान में कुल 81 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोग जिंदा बच गए। घायलों में फुटबॉल टीम के 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह विमान में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। और चलते चलते एक खेल की खबर। इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की तरफ से पहली पारी में सर्वाधिक 90 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। मोहाली टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 103 रन चाहिए थे। इसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया।
दूसरी पारी में पार्थिव पटेल ने नाबाद 67 रन की पारी खेली। मैच में 4 विकेट और 90 रन बनाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। It's a very good wicket for batting, so there was nothing for spinners in both the games. So I think I was just looking to bowl in right areas and try and not give them easy boundaries. इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 236 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने पहली पारी में 5 खिलाड़ियों के अर्धशतक की बदौलत 417 रन बनाकर 134 रनों की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 283 रन बनाए थे। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा टेस्ट 8 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।